Hello everyone, I'm Irfan Ajit, currently a first year MBA student from AIMS Bhubaneswar, and my NEET 2022 score was 685 with All India rank 594. Okay. So for this session, I will be your mentor. Like आज हमारा जो topic is basically about chapter number 2 from class 11, that is biological classification, जिसमें हम like discuss करेंगे about the NCERT के जो अपने NCERT अगर read किया है उसके बाद है ना। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ में आ गया है ठीक से, तो उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होता है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड, वो है कि आपको एमसीक्यू या फिर जो लॉन्ग टाइम ऐसे टाइप का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चंस अगर आपको लिखना आता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे क्वेश्चन पे अप्रोच करते हो। तो फॉर दैट वी विल अटेम्प्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चंस। इसमें लाइक पहले हम देखेंगे कि जो एमसीक्यू के क्वेश्चन है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर है, पहले हम उन्हें अटेंड कर लेंगे। उसके बाद फिर जो वेरी शॉर्ट टाइप के, मतलब जिनका आंसर आपको एक है ना एक लाइन में कंप्लीट करना होता है, फिर थोड़े शॉर्ट टाइप के उसमें थोड़ा इलाबोरेट बताना होता है, एंड तो लॉन्ग टाइप के आंसर हो उसमें आपको पूरा इलाबोरेट करके है ना पूरा डिटेल में डिस्कस करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले यार शुरू करने से पहले ये समझो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये चैप्टर इज बेसिकली अबाउट कि हमने देखा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म या फिर जितने भी है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है उनको ह्यूमंस ने क्लासिफाई किया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग उनके कैरेक्टरिस्टिक को, उनके एग्जाम्पल्स वगैरह को है ना, जो ग्रुप्स है उनको अलग से स्टडी करने के लिए है ना, उनको स्टडी करने के लिए एंड उनमें जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो पहले अलग डिविजन थे, प्लांट एनिमल डिवीजन भी कभी किया गया था, फिर नहीं ऐसे करके, बट जो अल्टीमेट क्लासिफिकेशन का सिस्टम हम डिस्कस करते हैं दैट इज अबाउट आर एच व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। उसमें आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियन, एनिमलिया, राइट। जिसमें क्या किया गया, पहले देखा कि यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अगर आपने सेल वाला चैप्टर का थोड़ा बहुत आइडिया है कि देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, राइट। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो जो आ, जिनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस, वो डेफिनेटिव है, मतलब न्यूक्लियस के सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर लिमिटेड है जेनेटिक मटेरियल। देन उसमें जो अदर ऑर्गेनेल्स है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, देन अदर है ना, वो सब के सब मेम्ब्रेन बाउंड है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स थे लाइक जिनमें उनमें जेनेटिक मटेरियल है लेकिन वो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, वैसे उनके उनके पास तो ऑर्गेनेल्स है लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। देन उसके बाद लेकिन एक कॉमन चीज होता है जैसे राइबोसोम वगैरह, साइटोप्लाज्म, ये सब चीजें सिमिलर है, राइट। सो तो क्या किया, जो प्रोकैरियोट्स थे सबके सब प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स को एक किंगडम में दिया, दैट इज मोनेरा। मोनेरा किंगडम के अंदर क्लासिफाई किया, मतलब प्लेस किया गया। एंड अब आया ये सबके सब रह गए क्या, यूकैरियोट्स। ये सबके सब रह गए यूकैरियोट्स, ये था प्रोकैरियोट, ये सबके सब यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स में जो है, यूकैरियोट्स में फर्दर जो कुछ थे जिनमें यूनिसेलुलर था, लाइक एक ही सेल है वही सब कुछ फंक्शन कर रहा है, बी डिवीजन, बी रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, सब कुछ। एंड कुछ थे मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मतलब मोर देन वन सेल। अब सेल ज्यादा होंगे तो उसमें कैसे टिश्यू आएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन इफ इट इज यूनिसेलुलर, तो इन सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया अंडर द किंगडम दैट इज प्रोटिस्टा। एंड उसके बाद ये जो उसके बाद बाकी जो रह गए है ना, बाकी जो मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म रह गए उनको प्लेस किया गया अंडर इन तीन किंगडम में, दैट इज फंगी, प्लांटी एंड। इन दोनों के लिए आपको अलग से चैप्टर्स मिल जाएगा, प्लांट एंड एनिमल का, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ओके, आप वहाँ डिटेल में डिस्कस करोगे, और जो फंगे वाला है उसे भी इस चैप्टर में डिस्कस कर दिएगा। फंगे में कौन रहेगा सोचो। अब इन तीनों में कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें डिफरेंट है, लाइक जैसे फंगी और प्लांटी में क्या सिमिलरिटी दिखा, दोनों के पास सेल वाल, बट जो सेल वाल का कंपोजिशन है ना वो अलग है। एंड ऑल्सो ये वाला हेट्रोटॉपिक है और ये वाला ऑटोटॉपिक। और एनिमलिया में क्या है, ये हेट्रोटॉपिक है, मतलब खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, और इसके साथ इसमें सेल वाल भी एब्सेंट है। इनमें हो गया सेल वाल प्रेजेंट, इनमें सेल वाल एब्सेंट। सेल वाल प्रेजेंट उसमें भी हेट्रो
तो ये कुछ बेसिक मैंने बताया आपको है ना, क्लासिफिकेशन के जो बेसिक रूल्स थे। अदर देन दिस, इसके अलावा भी लाइक बाकी चीजें जैसे सेल का बाकी है ना, कैरियोटाइपिंग वगैरह वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन ऑल्सो आपने पढ़ा होगा सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, देन उनके फॉर्मेशन, मॉर्फोलॉजी, बहुत सी चीजों के बेसिस पे है ना क्लासिफाई किया गया है एक किंगडम के अंदर। देन फाइलम, जी है ना, ऑर्डर, फैमिली, ये सब आपने पढ़ा है ना, क्लासिफिकेशन के स्टेप। तो वो वैरी कर अलग अलग स्टेज में, अलग अलग हायरार्की में, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिफाइन किए गए, राइट। बट किंगडम के लेवल पे एटलीस्ट ये थोड़ा बेसिक था। ओके, तो इतना अगर आपको समझ में आया तो यू कैन इजिली अटेंड द एमसीक्यू। जैसे पूछा है पहला सवाल, ऑल यूकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू, अभी बताया मैंने, प्रोकैरियोट सबको दिया गया मोनेरा में, राइट। एंड यूकैरियोट्स वगैरह उनमें दो थे, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कहाँ आ गया, सबके सब प्रोटिस्टा। तो ये रहा आंसर, दैट इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, अभी बताया मैंने फाइव टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था लिनियस ने, राइट। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय आर एच पीटर, दैट इज टू, टू का ए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज organisms living in salty areas are called as, जैसे मोनेरा जो किंगडम होता है, इस किंगडम में क्या है कि इट्स अ किंगडम जिसमें बेसिकली बैक्टीरियाज रहते हैं, है ना। एंड बैक्टीरियाज आर मोस्टली लाइक, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई एक लिमिटेड हैबिटेट में आपको मिलेगा। इनका हैबिटेट बहुत वेरिएबल है, बीइंग स्टार्टिंग फ्रॉम वाटर, है ना, देन सॉइल एंड ऑल्सो एयर, है ना। देन एज वेल एज ये लोग uh, बहुत ही हार्श कंडीशंस, लाइक जैसे मैंने बताया एसिडिक एनवायरनमेंट्स, जहां पर एक नॉर्मल कोई ऑर्गेनिज्म लिव मतलब नहीं रह सकता, है ना, एसिडिक एनवायरनमेंट्स। देन बहुत ज्यादा जहां पर टेम्परेचर हो गया, है ना, लाइक थर्मल स्प्रिंग्स। देन ऑल्सो जो एकदम सॉल्टी एरियाज हो गए, है ना, जहां पर लाइक वहां पर पीएच वगैरह बहुत सॉल्टी है ना। तो वहां पर भी सारे ऑर्गेनिजम्स अपने ऑस्मोलरिटी की वजह से नहीं सरवाइव कर सकते, राइट। तो ऐसे एरियाज जो सॉल्टी एरियाज है उन्हें हम कहते हैं। तो ऐसे हर एक जो थर्मस लाइक बहुत हाई टेम्परेचर एरिया में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज थर्मोफिल्स। क्योंकि थर्मोफिल्स मतलब वो थर्मस को फील मतलब क्या, वो अडेप्ट कर सकते हैं, है ना। जो एसिडोफिल है मतलब वो एसिडिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। वैसे ही जो सॉल्ट्स है, अगर आपने केमिस्ट्री का थोड़ा आइडिया, तो सॉल्ट्स वगैरह के लिए हम हैलोडर यूज करते हैं, हैलोजन आपने पढ़ा है ना। तो ऐसे ही हैलाइट, हैलो, तो इसलिए हम कौन सा यहाँ पर यूज करेंगे फॉर द ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग इन सॉल्टी एरियाज, उनके लिए हम क्या कहेंगे, दे विल बी कॉल्ड एज हेलोफाइल्स। ओके, तो मिथेनोजेंस कौन से हो गए, जो मीथेन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मिथेनोजेंस है वो दोज आर प्रोड्यूस मीथेन, दोज आर प्रोड्यूसिंग मीथेन, ठीक है, मीथेन गैस जो प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। एंड हेलोफिल्स कौन से हो गए, जो एकदम सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, ओके। एंड थर्मोएसिडोफाइल्स कौन से हो गए, जो एकदम एसिडिक एनवायरनमेंट या फिर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं, ओके। तो बेस्ड ऑन दिस ऐसे करके मोनिरा किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स है, लाइक मोस्टली बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अलग अलग बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स, इनको ऐसे अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन द देयर हैबिटेट की कौन से लोकेशन में वो रहते हैं, उनके बेसिस पे उनको एक नेम भी दिया गया। जो मीथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं मोस्टली दे विल बी अवेलेबल इन लाइक मार्शी एरियाज, है ना। देन रूमिनेंट्स जो होते हैं लाइक कैटल वगैरह, उनके आपको रूमेन में मिलेंगे, राइट। तो ऐसे ही, तो जो सॉल्टी एरियाज में रह रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, हैलो, देयर विल बी हैलोफाइल्स, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो यहाँ पर आंसर आंसर कौन सा हो गया, दैट इज बी, हैलोफाइल, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज naked cytoplasm, multinucleated and saprophytic are the characteristics of, मतलब साइटोप्लाज्म है, लेकिन साइटोप्लाज्म में आपको क्या मिल रहा है कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस है,
ओके, एंड ऑल्सो दे आर सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब जो डेड, या फिर मान लो है ना कि सरा सरा हुआ है इसका जैसे मान लो डीकेड मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, कोई प्लांट डीके हो गया है, या फिर कोई लिविंग एनिमल है ना, तो डीकेइंग मैटर्स के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स जो उनको फीड करते हैं, है ना, तो उन्हें हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक। ओके, सैप्रोफाइटिक विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड नेकेड साइटोप्लाज्म। तो ये मोनेरा में तो होगा नहीं, कोई बैक्टीरिया ऐसा है नहीं, राइट। अब प्रोटिस्टा किंगडम में अगर आप देखोगे, प्रोटिस्टा किंगडम में भी आपको ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्रोटिस्टा ऐसे मिलेंगे, बट उनमें अगर आप फर्दर जाओगे ना तो एक स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, है ना, दैट आर कॉल्ड स्लाइम मोल्ड्स। अब अगर आपको नाम नाम को अगर आप इसको फर्दर डिस्कस करोगे ना, जैसे मोल्ड, मोल्ड मतलब ये होता है फंगस। अब जो फंगस है ये लोग मोस्टली सैप्रो मतलब ये लोग मोस्टली जो डेड, है ना, जो डिकेइंग मैटर्स है उनमें सरवाइव करते हैं, है ना। एंड ऑल्सो ये लोग क्या है, मल्टी न्यूक्लियर, क्योंकि इनमें क्या होता है ना कि जो साइटोप्लाज्म के बीच में जो सेल वाला है वो एब्सेंट है। तो एक कंप्लीट सेल अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसे सेल वाला नहीं होंगे, तो आप देखो एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिख रहा है ना आपको, तो दिस इज कॉल्ड एज द स्लाइम मोड। ये कौन सा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, दैट इज नेकेड साइटोप्लाज्म प्लस मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सैप्रोफाइटिक, दैट इज अंडर स्लाइम मोड्स। अब स्लाइम मोड जो है ना ये प्रोटिस्टा के अंदर आता है, क्योंकि ये मोस्टली यूनिसेलुलर है। मैंने बताया था कि यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक होगा तो हम उन्हें प्रोटिस्टा में रखेंगे, राइट, उनका हम प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर प्लेस कर रहे हैं। तो इन बेसिकली अगर आप इनके कैरेक्टरिस्टिक वगैरह देखोगे, दे रिजेंबल विथ फंगस किंगडम, क्योंकि ये लोग मोस्टली सैप्रोफाइटिक होते हैं, न्यूट्रिशन पैटर्न सब कुछ वैसा ही है, राइट। बट क्योंकि ये लोग यूनिसेलुलर है एंड यूकैरियोट्स है, तो हमने इनको कॉन्सेप्ट में प्रोटिस्टा में क्रिएट किया है। तो आप ये प्रोटिस्टा किंगडम के लिए सिंप्लीफाई करके ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं बता सकते, क्योंकि ये स्पेसिफिक है स्लाइम मोल्ड्स के लिए। अगर यहाँ पर ये स्लाइम मोल्ड वाला ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, स्लाइम मोल्ड वाला ऑप्शन नहीं होता, तो फिर आप कंफ्यूज होते कि ये फंगस होगा कि प्रोटिस्टा होगा, क्योंकि ये प्रोटिस्टा के अंदर स्लाइम मोल्ड में भी आ रहा है और फंगस में भी ये कैरेक्टरिस्टिक मुझे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा स्लाइम मोल्ड, दैट इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an association between roots of higher plants and fungi is called। देखो, अब आपने अगर ऑर्गेनिजम्स के आपने रीड किया होगा या फिर आप आगे रीड करोगे, दैट इज ऑर्गेनिजम्स अपने आप में कुछ रिलेशंस को मतलब कुछ रिलेशन रखते हैं। जैसे कुछ होते हैं कि जिसमें दोनों का फायदा होता है, या फिर जिसमें एक का फायदा एक का नुकसान, या फिर जिसमें दोनों का नुकसान हो रहा है, ठीक है, या फिर कुछ में किसी का फायदा हो रहा है किसी का कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब किसी को कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा, कोई लॉस भी नहीं हो रहा। तो इन दैट केस, है ना, ऐसे कुछ रिलेशंस आपको देखने को मिलते हैं। इनमें से जो सबसे मतलब अच्छा बोल सकते हैं ना, जिसमें दोनों को बेनिफिट्स मिल रहा है, वो होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है कि इसमें दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स, ये दोनों मिलके एक साथ रहते हैं, एंड ये कुछ फंक्शंस करता है, ये कुछ फंक्शंस करता है ना। मैं एक एग्जांपल देके आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे एक ऐसे ही एग्जांपल है बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंगस, एंड इसको हम कहते हैं दैट इज माइकोरेजा। अब माइकोरेजा में क्या है कि ये रहा हायर प्लांट्स, इसके रूट्स, और ये रहा आपका फंगस, ऐसे बना दिया मैंने। अब देखो क्या कर रहे हैं ये दोनों का फंक्शन देखो। जो फंगस है, अब इसके जो बॉडी है ना, इट्स बेसिकली मतलब एक नेटवर्क के टाइप का होता है। तो अगर इसका एकदम बॉडी फैला हुआ है नेटवर्क जैसा, तो इट विल हैव इंक्रीज सरफेस एरिया, राइट। अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा ये एब्जॉर्ब कर पाएगा वाटर्स को, मिनरल्स को, न्यूट्रिशन को। तो ये क्या करता है, ये सब न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल, इन सबको एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को सप्लाई करता है ना। ये रहा इसका रोल। अब प्लांट क्या कर रहा है इसके बदले,
प्लांट्स इन मिनरल वाटर इन सबको यूटिलाइज करके प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, एंड फोटोसिंथेसिस करने के बाद उसने वो कुछ फूड प्रोड्यूस करेगा, राइट, एंड दैट फूड विल बी सप्लाइड टू दिस फंगस, क्योंकि आपको पता है फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकता, है ना। तो प्लांट जो खाना बनाएगा उस खाने से इसको सप्लाई मिलेगा, तो इसमें क्या हुआ कि दोनों को फायदा हुआ। इसने इसको वाटर मिनरल ये सब कुछ सप्लाई दिया, उसने क्या इसको खाना बना के इसको सप्लाई किया, तो बोथ विल हैव अ बेनिफिशियल इफेक्ट, इट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, है ना। तो ये अगर आपको देखने को मिलता है बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंगी, इट विल बी कॉल्ड एज माइकोराइजा। आंसर हो गया सी। एंड इफ दिस इज हैपनिंग बिटवीन अ एल्गी एंड अ फंगी, देन दिस विल बी कॉल्ड एज लाइकेन। तो कभी ऐसा वाली पूछ सकते हैं कि एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी इज कॉल्ड, आप बताओगे लाइकेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a dikaryon is formed when, डाइकेरियन कब बनता है। तो इसके लिए जो चीज आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि देखो, जो फंगस किंगडम है, फंगी किंगडम, उनमें लाइफ, उनका जो लाइफ साइकिल, अगर आप उनको लाइफ साइकिल को डिटेल में डिस्कस करते हो, मतलब अगर आप उनको थोड़ा ध्यान से देखते हो, तो उनमें क्या होता है ना, दो ऐसे सेल बॉडीज है, इसके पास मान लो एक न्यूक्लियस है, इसके पास एक न्यूक्लियस है। तो पहले क्या होता है, इनका साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, तो ये रहे साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, फिर उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। तो मान लो अगर ये एन है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस भी एन है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ तो क्या बना, ये एन प्लस एन, क्योंकि इसमें फ्यूज नहीं हुआ है लेकिन दो हैप्लॉइड है, तो मैंने इसको बोला एन प्लस एन। अब दोनों अगर फ्यूज हो गए, कैरियो, मतलब दोनों के दोनों न्यूक्लियस अगर फ्यूज हो गए, तो हम इसे कहेंगे 2n। तो अभी जो पहला स्टेप है इसको हम कहते हैं साइटोगेमी, और इसके बाद स्टेप को हम क्या कहते हैं, कैरियोगेमी। इसमें दो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। तो ये जो इंटरमीडिएट फेज रह गया, इसमें दोनों के दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट उनके न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, तो इस फेज को हम कहते हैं डाइकैरियन फेज। एंड ये कब होता है, जब दो हैप्लॉइड सेल्स अपने आप में, है ना, एक दूसरे में फ्यूज इमीडिएटली नहीं करते। तो दिस आंसर विल बी बी। अगर ये इमीडिएटली फ्यूज कर जाते तो आपको यहाँ से कोई फेज दिखता क्या, एन प्लस एन, डायरेक्टली आपको 2n दिखता, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एन प्लस एन एक ऐसे स्टेज के थ्रू 2n में जा रहा है ना। एंड ये फंगी किंगडम के हर एक ऑर्गेनिज्म में नहीं देखने को मिलता है ना। कुछ स्पेसिफिक फाइलम के अंदर ही आपको डाइकैरियन फेज देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस, ठीक है, मैं लिख देता हूँ एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस, ठीक है, ये हो गया। Now the next question is contagium vivum fluidum। अब जो वायरस होते हैं, है ना, इनको जब क्लासिफाई करने गए तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है, इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि वायरस के पास सेल, प्रॉपर सेल का स्ट्रक्चर है ही नहीं, है ना, बट वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है जब वो होस्ट सेल के अंदर जाता है ना, मतलब होस्ट सेल को जब वो इन्फेक्ट करता है देन इट कैन मल्टीप्लाई। तो नेदर इट इज लिविंग नॉर इट इज नॉन लिविंग। ओके, अब पहली बार वायरस को, है ना, जिन्होंने मतलब देखा था, तो क्या हुआ था कि बेजेनिक जो थे, उन्होंने क्या किया, जो टोबाको मोजेइक वायरस, मतलब टोबाको प्लांट्स जो थे, तो उन्होंने देखा कि टोबाको प्लांट्स में एक डिजीज हो रहा है, मतलब उसके लीफ वगैरह मोजाइक फॉर्मेशन कर रहे थे, जैसे कर्ल टाइप के हो जा रहे थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उन प्लांट्स के लीफ को एक्सट्रैक्ट किया। अब वहां से जो एक्सट्रैक्ट निकला एक फ्लूइड टाइप का, उस फ्लूइड को उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, एंड उसके बाद उन्होंने जब हेल्दी टोबैको प्लांट्स को उससे इन्फेक्ट किया, तो देखा गया कि वो हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स जो फ्लूइड हमें मिला है वो फ्लूइड वेरी ऑब्वियसली इट इज कॉन्टेजियस, मतलब वो कंटेमिनेटेड है, राइट। तो इसलिए उस फ्लूइड को नाम दिया गया कॉन्टैज, उन्होंने उस फ्लूइड को, है ना, उन्होंने समझ में नहीं आया कि उसमें वायरस है, तो उन्होंने उस फ्लूइड को बोला कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो ये टर्म किसने प्रपोज किया था, दैट इज डन बाय बेजेनिक। ओके,
एंड यहीं पे एक सवाल और बन सकता है, जैसे अगर ये टर्म आपको पूछ लिया ना, तो आप फिर ये भी पूछ सकते हैं कि वायरस टर्म जो है इसको किसने कॉइन किया। तो वायरस टर्म दिस इज ऑल्सो कॉइन्ड बाई एमडब्ल्यू बेजन। ओके, ये भी यार एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे आप याद रख सकते हो, ठीक है। वायरस, दिस इज डन। तो इसका आंसर हो गया बी, एमडब्ल्यू बेजनिक, बेजनिक, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग में। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएशंस बिटवीन माइक्रोबायोम एंड फाइकोबायोम। अभी मैंने आपको बताया कि म्यूचुअलिज्म का और एक एग्जांपल होता है लाइकेन, जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एक है प्लांट पार्ट दैट इज एल्गी, और एक है फंगी। इसका जो एल्गल कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं, तो ऐसे लिखे तो बेटर होगा, फंगी एंड एल्गी। इसका जो एल्गी वाला कंपोनेंट है इसको हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट, और इससे फंगी वाला कंपोनेंट इसको हम कहते हैं माइक्रोबायोन्ट। क्योंकि आपको पता है माइसिस वाला टर्म ज्यादातर फंगस के लिए यूज होता है, राइट, एंड फाइको वाला टर्म एल्गी के लिए यूज होता है। तो ये एसोसिएशन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज लाइकेन। माइक्रोराइजा मैंने अभी आपको बताया, ये रहा लाइकेन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, इट विल बी सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन अ वायरस एंड अ वायरॉइड। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे मैंने पहले बताया वायरस, देन ऑल्सो वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स। इनको ना अलग से किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं कर पाए, क्योंकि इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसी भी ऐसे स्पेसिफिक किंगडम के साथ मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक हमारा था, जो हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे उसके बेसिस पे। ओके, तो डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड, तो क्या होगा ना कि वायरॉइड जो है, अब देखो, वायरॉइड ये टर्म को अगर डिफर मतलब फर्दर डिस्कस करते हो, वायरॉइड मतलब वायरस लाइक, तो ये वायरस जैसा है लेकिन वायरस नहीं है। अगर आपको याद है वायरस का स्ट्रक्चर, तो वायरस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसमें एक प्रोटीन का कोट होता है, उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल। अब अगर मैं इस प्रोटीन के कोट को हटा दूं, तो अभी ये जो प्रोटीन वाला पार्ट रह गया, सॉरी जेनेटिक मटेरियल वाला पार्ट रह गया, तो अभी भी ये क्या कर सकता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स को जाके इन्फेक्ट कर सकता है, इसमें भी इन्फेक्शियस प्रॉपर्टीज है, लेकिन इसके पास प्रोटीन कोट नहीं रहेगा। तो ये जो वायरस के जैसे है, मतलब ये बिहेवियर वायरस के जैसे ही करता है कि आया, ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट किए, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिजम्स के सेलुलर मशीनरीज को इसने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, ठीक है, इट इज वायरस लाइक, बट इसके पास प्रोटीन का कोट नहीं है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, कि एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड इन वायरॉइड बट इट इज प्रेजेंट इन वायरस। तो आंसर हो गया ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन जो है कि प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इन वायरस बट एब्सेंट इन वायरस। ऐसा नहीं है, दोनों का आप अगर जेनेटिक मटेरियल देखोगे तो हाँ, लो मॉलिक्यूलर जो है वेट का आरएनए है वो किस में मिलता है, वायरस में। वायरस में आपको लो मॉलिक्यूलर वेट के आरएनए दिखते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, एंड बोथ तो होगा नहीं, तो आंसर है ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फंगल सेक्सुअल साइकिल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको, अगर आपको याद है, कि मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस देखने को मिलता है, पहले दोनों के दोनों आते हैं, है ना, दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, है ना, इनमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। अब ये लोग फ्यूज करते हैं, पहले साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, और उसके बाद ये फिर मियोसिस करके फिर से वही स्पोर बनाएंगे, एन एन। तो ये देखो एन एन थे, फिर उसके बाद हुआ एन प्लस एन, या फिर डायरेक्टली टू एन भी बन सकता है, फिर मियोसिस होके बना एन। तो अगर आपको करेक्ट सीक्वेंस पूछा जाए तो व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस, द सीक्वेंस विल बी, पहले दो प्लाज्मा के बीच में, साइटोप्लाज्म के बीच में हुआ ना फ्यूजन, तो पहला फ्यूजन हुआ प्लाज्मोगेमी, फिर न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन हुआ, दैट इज कॉल्ड कैरियोगेमी, उसके बाद फिर उसमें मियोसिस देखने को मिला। तो द करेक्ट सीक्वेंस विल बी सी, द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज viruses are non-cellular organisms but replicate themselves, they infect, are
they infect the host cell. मतलब वायरसेस नॉन, मैंने बताया ना कि वायरस को हम लिविंग भी नहीं बोल रहे एंड नॉन लिविंग भी नहीं बोल पा रहे, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर सेलुलर जैसा ऑर्गेनाइजेशन है भी नहीं। बट वो जब किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं, दे कैन मल्टीप्लाई, दे कैन रेप्लिकेट। ओके, तो अब बताओ कि इसको आप कौन से किंगडम में बिलोंग करवाओगे। कोई भी ऐसा किंगडम के साथ तो इसके कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं कर रहा, सो इट विल नॉन नेदर बिलोंग टू मोनेरा, नॉर प्रोटिस्टा, नॉर फंगी। और ये प्लांटी भी होता वो भी नहीं होता, एनिमलिया रहता वो भी नहीं होता, सो इट बिलोंग्स टू नन ऑफ द अबव। सो वायरस, वायरॉइड, वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन्स, these are the organisms that they don't belong to, they don't belongs to any of the kingdom in फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के किसी भी किंगडम में ये लोग फिट नहीं बैठते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीस आर फाउंड इन। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स के नीट में कॉमन हो गया बहुत, कि ऑप्शंस रहेंगे बहुत सारे एंड आपको लाइक डायरेक्टली आंसर नहीं, आपको इनमें आइडेंटिफाई करके मोर देन वन ऑप्शंस होंगे, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, है ना। यहाँ यहाँ से मोर देन वन ऑप्शंस होगा, जिसके वजह से आपको आइडेंटिफाई अल्टीमेटली करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीरिस आपको कहाँ मिल सकते हैं, मतलब उनका हैबिटेट क्या हो सकता है। तो ये बेसिकली इसमें तो समझाने वाले कुछ है नहीं, ये बेसिकली अब फंगस है, बेसिकली कहाँ मिल सकते हैं आप बताओ। तो इनका जो पोजीशन है ना, ये एक ऐसा फाइलम है फंगस के जो लगभग हर एक पॉसिबल हैबिटेट में, मतलब पॉसिबल हर एक मतलब फंगस के जो पॉसिबल हैबिटेट है, फंगस के पॉसिबल हैबिटेट मतलब जो एकदम डीके फुल एरिया, ह्यूमिड, है ना, सॉरी ह्यूमिड बोला, मॉइस्ट, also present in decaying wood. They are also present in moist and damp places, and they also act as an obligate parasite in the plants. So ये चारों के चारों टाइप के प्लेसेस में प्रेजेंट हो सकते हैं। सो द ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दिस आर ऑल अबाउट सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। अब अगर हम इसमें वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर देखते हैं, वेरी शॉर्ट मतलब आपको एक दो लाइन के अंदर ही डिस्क्राइब करना होता है ना। बेसिकली एक मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे इनमें से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो इट इज व्हाट इज द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द यूज ऑफ साइनोबैक्टीरिया इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। आप साइनोबैक्टीरिया को कैसे एग्रीकल्चरल फील्ड में क्रॉप के इम्प्रूवमेंट में, है ना, उनके कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसे कुछ प्रिंसिपल बताओ कि कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे हम इसको यूज कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस, देखो साइनोबैक्टीरिया के पास एक स्पेशल फीचर है कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर में बताऊं तो साइनोबैक्टीरिया ऐसे ना कॉलोनी टाइप के बनाते हैं। इनमें कुछ टाइप के स्पेशल सेल्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, है ना, कुछ स्पेशलिस्ट टाइप के सेल हैं जिन्हें हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट, अब इनके पास स्पेशल फीचर क्या है, दे कैन प्रोड्यूस नाइट्रोजन, एंड यू नो नाइट्रोजन हेल्प्स इन एनरिचिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो हेंस आप बोल सकते हो कि जो नॉस्टोक या फिर एनाबिना हो गया, मतलब जो साइनोबैक्टीरिया, इफ दे ग्रो नियर द एग्रीकल्चर लाइक पैडी फील्ड्स के नियर ये लोग ग्रो करते हैं, ठीक है, दे ग्रो नियर पैडी फील्ड्स। तो इफ ये एक एग्जांपल के फॉर्म में हो गया, तो आंसर में बता सकते हो कि cyanobacterias, they if they present in colonies and they have a specialized type of cells named as heterocyst. Now this heterocyst, they can produce nitrogen, thus helps, actually thus it increases the soil nitrogen levels, increasing the soil fertility,
है ना, दस इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गया, है ना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ। दैट दिस इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड यूजिंग दिस साइनोबैक्टर इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स। ओके, ये हो गया। अब वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, है ना। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोर्ट सपोज you accidentally find an old preserved permanent slide without a label. If your effort to identify it, in your effort to identify it, you place the slide under microscope and observe the following features. आपने देखा कि ये यूनिसेलुलर है, जो आपके पास स्लाइड था, आपने ऑर्गेनिजम्स को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, ना आपने आइडेंटिफाई किया कि ये यूनिसेलुलर है, इसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मतलब ये यूकैरियोट हो गया। अब ये बाई फ्लैजेलेट है कि इसके पास दो फ्लैजेला आपको दिख रहे हैं, एक फ्लैजेला लॉन्गिट्यूडनल है और एक फ्लैजेला ऐसे ट्रांसवर्स भी प्रेजेंट है। तो आप बताओ कि आप इससे क्या आइडेंटिफाई करोगे, व्हाट वुड यू आइडेंटिफाई इट एज, आपके हिसाब से ये क्या होना चाहिए। एंड अब कैन यू नेम द किंगडम। अब यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि ये प्रोटिस्टा किंगडम में आएगा। अब प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर भी ये कौन से फाइलम के अंदर आता है, तो नाम खुद बता रहा है कि दो फ्लैजेला है, दिस बिलोंग्स टू फाइलम डिनोफ्लैजेलेट्स। ओके, हो गया आंसर। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपके दो लाइन में आंसर बन जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एडवांटेजियस ओवर द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो कैसे बेहतर है टू किंगडम क्लासिफिकेशन से। सो मैं अगर आपको बताऊं तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था ना, कि उसमें बेसिकली हमने डायरेक्टली बेस्ड ऑन सेल वॉल, वेदर इट हैज सेल वॉल और वेदर इट डजंट हैव, इसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया था, है ना। लाइक लीनियस ने जो डिवीजन दिया था, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेल एंड उसके स्ट्रक्चर इसी थे। बट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिले। तो पहला एडवांटेज हमने यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को डिफरेंशिएट किया, सो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। नेक्स्ट, we can differentiate between unicellular and multicellular. Third, we can differentiate, है ना, between ऑटोट्रॉफिक या फिर फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, इनके बीच में भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन करने में फेल्ड रहा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स को एक जगह प्लेस कर दिया गया था, है ना, उसमें बैक्टीरिया और प्लांट सब कुछ, सब कोई जिसके पास भी सेल वाले वो एक किंगडम के अंदर थे। देन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, जैसे एमीबा वगैरह, है ना, ये सब के सब, एंड ऑल्सो पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सबको प्लांट के साथ, यूग्लिना को प्लांट के साथ प्लेस किया गया, बेस, है ना, दोज हु हैव सेल वॉल, ओके, उनके बेसिस पे। मतलब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऐसा कुछ नहीं देखा है, देखा गया कि हाँ देखन इनके पास सेल वॉल है कि नहीं है, उनके बेसिस पे प्लेस किया गया था। देन ऑल्सो ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे हम, है ना, जो फंगस वगैरह थे वो सबको भी इंक्लूड कर दिया गया था प्लांट के साथ, है ना, जबकि फंगस तो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, प्लांट कैन। सो दीज आर सम ऑफ द क्लासिफिकेशन एडवांटेजेस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज polluted water bodies have usually high abundance of plants like nostoc, oscillatoria. Why? Give the reasons. Why? सोचो। तो पहली चीज तो ये जो पॉल्यूटेड एरिया वाटर बॉडीज होता है ना, उनमें एक चीज बहुत मिलता है, दैट दिस आर पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, दिस आर rich
इन न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली नाइट्रोजन। अब इनके पास अगर नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा है, सो दिस विल प्रोवाइड यू, अब अगर न्यूट्रिशन वगैरह अच्छे खासा मिल जाए, तो दिस विल ऑब्वियसली हेल्प्स इन ग्रोइंग, gives a favorable condition to develop algae like nostoc, oscillatoria, ठीक है। अभी कौन से रहे, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, बीजीए। तो दैट्स व्हाई दे कॉज देम, एंड ये इतने ज्यादा ग्रो करते हैं कि दे कॉज एन वाटर ब्लूम, पूरा का पूरा ग्रीन हो जाता है ना, आपने पढ़ा होगा पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। So this is the reason, okay, because they have a rich in nutrients like nitrogen, में स्पेशली नाइट्रोजन ही होता है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज डन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक? अब तीनों टर्म के मीनिंग समझो। केमोसिंथेटिक, इट मींस कि ये केमिकल्स के केमिकल्स के बॉन्ड में जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी, उस एनर्जी को यूज करता है अपने फूड को प्रोड्यूस करने के लिए। वायरस फोटोसिंथेटिक जो होते हैं वो यूज करते हैं फोटो एनर्जी को, सनलाइट को फूड बनाने से। अब ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉपिक ये अलग चीज है। ये है कि कौन अपना खाना खुद बना सकता है और कौन अपना खाना खुद नहीं बना सकता। अब ये जो केमोसिंथेटिक है, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, मतलब दे कैन प्रोड्यूस देयर फूड, है ना, बट दे यूजेस द केमिकल एनर्जी, okay, so chemosynthetic bacteria are autotrophic, they are autotrophic, they use energy of the chemical energy, they produce the synthesis food using the chemical energy of oxidation of inorganic substances। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे कि केमोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक, they synthesize their food using the energy of oxidation of inorganic substances, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सल्फर बैक्टीरिया लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज, द कॉमन नेम ऑफ पी इज सिंपलर देन इट्स बोटनिकल नेम। पी का जो कॉमन नेम है, इट्स पी, है ना। मोस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज में आप पी आप बोल रहे हो, हम कोई मटर बोलेगा, है ना। अब फ्रेंच में क्या बोलते हैं, जर्मन में क्या बोलते हैं, आपको पता है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम है। तो आपने, है ना, आप देखो कि पी जो नेम है, इट्स सिंपलर देन द साइंटिफिक नेम दैट इज पाइजम सैटिवम। ओब्वियसली पाइजम सैटिवम नाम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। then why the simpler common name is not used instead of this complex scientific and botanical name? मैंने बताया कि P जो है, अब ये आपके लिए सिंपल लग रहा है, बट जिसको इंग्लिश नहीं आता, फॉर हिम ही डोंट नो पी, राइट। ऐसे ऐसे, या फिर मैं अपने लैंग्वेज में अगर बोलूं मटर, अब ये जाके आप जर्मनी में बोलोगे कि मटर दो, या फिर मटर के कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो वो तो नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट नेम। So these are the common names, and common names vary people to peoples, location to location, countries to country। एक कंट्री के अंदर भी डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग नेम हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी यूज अ यूनिवर्सल नेम, साइंटिफिक नेम, कि किसी भी कंट्री में आप जाओ, अगर मैं वो साइंटिफिक नाम यूज करता हूँ तो हर कोई आइडेंटिफाई कर पाएगा। जैसे पाइजम सैटिवम, इट्स अ लैटिन नेम, राइट। अब लैटिन नेम क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज इज nowadays not used commonly as a language। मतलब कोई भी कम्युनिटी ऐसा नहीं जो लैटिन वर्ड को इजीली यूज करती, तो दैट्स व्हाई चांसेस नहीं है कि इस वर्ड में फर्दर मॉडिफिकेशंस वगैरह आएगा, ग्रामेटिकल चेंजेस आएंगे। दैट्स व्हाई हम लैटिन वर्ड को यूज करते हैं, ओके। सो आपको अगर आंसर लिखना है कि क्यों हम कॉमन नेम की जगह साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो आपका आंसर लिखना है कि
आपका आंसर लिखना है कि कॉमन नेम्स हैव वैरायटी इन डिफ वैरायटी and it varies from person to person, country to country. Huh. That's why we use a common, sorry, a common name, उसका common name तो हो गया, a universal and unique name. That is this scientific name. Clear? तो अभी जाके जर्मनी में बोलो या इंडिया में बोलो या बांग्लादेश में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a virus is considered as a living organism and an obligate parasite when inside a host। मतलब वायरस को आप लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोलते हो, बट जब भी होस्ट सेल के अंदर जाता है तो सब ऑब्लिगेट पैरासाइट। लेकिन वायरस को बैक्टीरिया या फंगस के साथ क्लासिफाई क्यों नहीं किया गया? वायरस इज नॉट क्लासिफाइड अलोंग द बैक्टीरिया एंड फंगाई। What are the characters of virus that are similar to non-living objects? कि वायरस को आप लिविंग बोल रहे हो या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट बोल रहे हो जब ये किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करके उसके इनसाइड द होस्ट सेल जब ये लीव कर रहा है, बट इसको आप किसी बैक्टीरिया किसी फंगस के साथ क्लासिफाई नहीं कर रहे, राइट? तो व्हाट आर द रीजंस? कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है वायरस का जिसके जो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह इसको आइडेंटिफाई करवा रहे हैं? सो इफ यू से द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट देन इट विल बी कि किसी भी लिविंग मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कहने के लिए अगर आपको सेल थ्योरी याद है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ सेल or a cellular structure. So first option is virus don't have a cellular structure. इनके पास एक proper cellular structure नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, they don't show growth, division, metabolism या फिर respiration outside होस्ट सेल। 3 नंबर पॉइंट, ये लोग रॉबर्ट कॉच के, अगर आप रॉबर्ट कॉच का पोस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं ना कि कोई भी पैरासाइट को हम पैरासाइट कब कह सकते हैं, तो उसके कुछ पोस्टुलेट्स है रॉबर्ट कॉच ने दिया था। अब हेल्थ एंड डिजीज में आगे जाके अगर इफ यू इट्स नॉट इन योर सिलेबस तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, तो ये रॉबर्ट कॉच के पोस्टुलेट को भी फॉलो नहीं करता। एंड इट कैन नॉट ग्रो, ये वाला आउटसाइड द सेल, मतलब इन विट्रो कंडीशन में ये ग्रो भी नहीं कर सकते। तो आप यहाँ से पॉइंट और बढ़ा सकते हो कि इट डोंट शो मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, एंड आप अलग से पॉइंट बना रहे हो कि डोंट शो ग्रोथ इन विट्रो कंडीशंस, डोंट फॉलो रॉबर्ट कॉच पोस्टुलेट, ओके, एंड आल्सो डोंट हैव अ प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हम इसके बोल रहे हैं कि इट resemble with a non-living object, ठीक है। Next is, in the 5 kingdom system of Whittaker, how many kingdoms are eukaryote? 5 kingdom classification में मैंने आपको बताया था कि there are total 5 kingdoms, उनमें से एक ही kingdom था जो प्रोकैरियोट था, that is Monera। बाकी 4 kingdom जो है प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया, they are eukaryote। टोटल 4 हो गए, ठीक है। These are about the very short answer type के questions।